हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। और आज हम लोग करने वाले हैं वर्ण व्यवस्था। इसमें हमारी दूसरी क्लास ये रहने वाली है। पिछली क्लास में हम कर चुके हैं ध्वनि क्या होती है, वर्ण किसको कहते हैं, ठीक है। और हम पढ़ चुके हैं स्वर, पढ़ चुके हैं व्यंजन, पढ़ चुके हैं क्या होते हैं। उसके बाद जितनी भी बेसिक चीज़ें थी वर्ण व्यवस्था के बारे में वो कल हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वरों के टाइप और व्यंजन के टाइप, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ पढ़ क्या रहे हैं आज की क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, इस चार्ट को अच्छे से समझाने वाली हूँ। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन के टाइप कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये तो हम कल वाली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ना है ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, आगत वर्ण कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अघोष क्या होते हैं और सघोष कौन से होते हैं, अलप प्राण कौन से होते हैं, महाप्राण कौन से होते हैं, बलाघात किसको कहते हैं और जीसंगम किसको कहते हैं और अनुतान किसको कहते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं आज। चलिए फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। हाँ जी, तो पहले तो ये जो चार्ट है वही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसी में से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। देखो ये वाला जो चार्ट है, स्वर जो है, देखो आपको यहाँ से बता देती हूँ मैं। हमारे स्वर हैं और व्यंजन हैं, दो होते हैं, सबको पता है। स्वर दो टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, ठीक है। यहाँ से इतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बस ये पूछ लिया जाता है ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, दीर्घ में कौन कौन से आते हैं। तो ये आपको याद कर लेने हैं। जो ह्रस्व होते हैं उनमें बोले जाते हैं, ये जो ए है, ई ऊ री, ये चार होते हैं ह्रस्व। और दीर्घ में होते हैं आ, बड़े वाले, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ, ठीक है। ये होते हैं हमारे दीर्घ में। ये व्यंजन वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो व्यंजन में क्या कहते हैं कि व्यंजन जो है उनको बांटा जाता है स्पर्श में, अंतस्थ में, ऊष्म में, आगत में और संयुक्त में। इनको ही हम पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या कहते हैं, जो आपके स्पर्श होते हैं वो होते हैं जी 27। अब आप कहोगे मैडम 27 कैसे होते हैं, हमने तो 25 पढ़ा था, है ना। तो ये जो दो हैं आपके, ये वाले कवर्ग से पवर तो ठीक है, 25 हो गए ये, है ना। और स्पर्श को क्या होते हैं, स्पर्श जिनका उच्चारण करने में हम हमारे जो कंठ, तालु, मूर्धा और हमारे जो होस्ट है उन पे स्पर्श होता है, उनको हम स्पर्श बोलते हैं। जैसे कि 25 तो हो गए हमारी ये, और दो होते हैं हमारे ढ और ढ, ठीक है। और जो ये वाले होते हैं ढ और ये ढक्कन वाला ढ, ये कभी भी इनसे किसी भी अक्षर की स्टार्टिंग नहीं होती है, ठीक है। अब आप कहोगे होती है जी, होती क्यों नहीं, ढक्कन बनता है ढ से, तो नहीं। आप ना आगे बताऊंगी मैं आपको इनके बारे में भी। देखिए फिर होते हैं आपके अंतस्थ। अंतस्थ में कौन होंगे आपके, य र ल व। ऊष्म कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण में हवा बाहर निकलती है, श श श है, ये चार होते हैं। आगत होते हैं हमारे ज और फ। उसके बाद संयुक्त होते हैं जो मिलकर बने हुए होते हैं, है ना, श त्र घ और घ, ये चार होते हैं संयुक्त। तो चलिए देख लेते हैं। अब व्यंजन जो है, हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं, टोटल 37 व्यंजन होते हैं। टोटल कितने होते हैं वर्ण, 52 होते हैं। यहाँ से आप काउंट कर सकते हो ये वाले। और अपनी जो नोटबुक में छोटा सा प्यारा सा चार्ट भी आप इसका बना सकते हो, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप इसको क्विक रिवाइज कर पाओ। उसके बाद चलिए देख लेते हैं व्यंजन के टाइप। तो हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं जी, हिंदी में आपके 37 व्यंजन होते हैं ना। इसमें से जो दो है वो आगत होती हैं। आगत मतलब कि आए हुए हैं, इनको बुलाया गया है, बात को समझो, ठीक है। आगत व्यंजन है कौन कौन से, झ और फ, है ना। उसके बाद ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में कि आगत व्यंजन कौन से होते हैं हिंदी में, तो ये होते हैं। उसके बाद है, इन्हें बांटा जाता है निम्नलिखित कैटेगरीज में, कौन कौन से स्पर्श होते हैं। और आपके स्पर्श कितने होते हैं, 27 होते हैं जी। अंतस्थ जो है, उसके बाद हमारे ऊष्म 4 होते हैं, आगत 2 होते हैं। उसके बाद ये जो संयुक्त होते हैं ये होते हैं हमारे 4। उसके बाद जो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, जिनका उच्चारण में, मतलब कि जब हम इनको बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, तो हमारी जो कंठ है, तालु, मूर्धन्य, दांत और होस्ट जो है उनसे स्पर्श होता है। उसके बाद ये वाला चार्ट
याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कल वाली क्लास में, जो पिछली हमने हमारी क्लास थी वर्ण व्यवस्था को लेकर, उसमें हमने बहुत ही डिटेल से इसको डिस्कस किया था। तो चलिए देख लेते हैं। अब हाँ, मैं यहाँ पे आपको ये बताने वाली थी, देखो अपनी जो ऑब्जर्वेशन स्किल है ना उसको थोड़ा इम्प्रूव करो। देखो ये टावर्ग में ये जो दो है ना, इन्हीं को मिला के 27 बन जाते हैं आपके स्पर्श व्यंजन, ठीक है। और इनसे किसी भी अक्षर की स्टार्टिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? आप ध्यान से देखो, इनके नीचे ना बिंदी लगी हुई है। जो ढक्कन की आप बात करो ना, ढक्कन ढक्कन बनता है जी ढ से, है ना, तो उसके आप उसको देखना ध्यान से, उसके नीचे ये वाली बिंदी नहीं होगी, छोटी सी बिंदी, यहाँ पे छोटी सी बिंदी लगा रखी है ना। तो इसीलिए जो ये होते हैं हमारे व्यंजन, इनसे कोई भी जो शब्द है वो स्टार्ट नहीं होता है। अगर स्टार्ट हुआ आपको दिखा और उसके साथ में बिंदी लगी हुई है तो वो अशुद्ध हो जाएगा। आपके सिलेबस में मेंशन है, ये टॉपिक भी है ना, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ पूछी जाएंगी, तो आपको याद कर लेना यहाँ से। उसके बाद हाँ जी, देखो यहाँ से देखो आप, यहाँ पे देखो जो आपका ये है ढ और ढ, ये वाले जहाँ पे नीचे बिंदी लगी हुई है, ये वर्ण शब्द के स्टार्टिंग में कभी नहीं आते। इनके मतलब कि जो हमारा शब्द होता है उसके बीच में आ जाएंगे, लास्ट में आ जाएंगे, लेकिन पहले नहीं आते हैं जी। जैसे आपका पढ़ना है, जो पढ़ना है इसके नीचे बिंदी लगी हुई है ना, बिंदी यहाँ पे लगी हुई है, तो ये पहले ले आएगा, बीच में आएगा। पीड़ा होगी, बड़ा हो गया, पढ़ना हो गया, है ना, बूढ़ा हो गया। ये इनका फ़र्क समझो आप, ढ और ढ का। यहाँ पे इसके नीचे बिंदी लगी हुई है, इसके नीचे नहीं लगी हुई है, इसके नीचे लगी हुई है, जिसके नीचे नहीं लगी हुई है। ये आपको क्या समझना है, इसका अंतर थोड़ा सा समझ लेना है। उसके बाद जैसे आप इस ढक्कन की बात कर रहे हो ना, ढक्कन की, इस ढक्कन के नीचे देखो यहाँ पे बिंदी लगी हुई है, नहीं लगी हुई है ना। तो चलिए उसके बाद आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जो स्वर और व्यंजन के बीच में होती हैं। कहाँ पे होते हैं जी? आपके स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित ये होते हैं। इनका उच्चारण जो है अपनी आपकी जीभ है, तालू है, दांत है, होंठ है, उनके निकट आने से होता है। किंतु श्वास जो आप मतलब कि बोलते टाइम श्वास में रुकावट कम होती है। जैसे आपका य, र, ल और वह, क्या है? य, र, ल और वह कौन सी होते हैं? अंतस्थ होते हैं, जो कि आपके स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं। आपको मैं बता दूं, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा कि अर्ध स्वर कौन से होते हैं हिंदी वर्णमाला में, अर्ध स्वर कौन से होते हैं? तो कौन से होंगे? य और वह अर्ध स्वर होते हैं। उसके बाद आप क्या जाते हैं जी, उसम व्यंजन। उसम व्यंजन में कौन से होते हैं? इनका जो उच्चारण होता है ना, कहने की बात ये है, इस पर आप फोकस करो। जब आप उच्चारण करते हो ना, उच्चारण करते टाइम क्या वायु बाहर निकलेगी, है ना, मुंह से आप जब इनका उच्चारण करोगे तो हवा बाहर निकलती है। तो इनका उच्चारण क्या होता है? रगड़ या घर्षण से होता है। घर्षण से उत्पन्न जो है वायु से होता है। जैसे आप बोल के देखो, श और श और है, तीनों से यहाँ पे आगे, साथ में है भी इनके साथ लग के आ गया, है ना। तो ये होते हैं आपके जी उसम व्यंजन, ठीक है जी। अब कहते हैं कि आगत कौन से होते हैं? आगत जो होते हैं, आगत आप याद रखो, आगत को दो ही ये आगत होते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है इसलिए। आगत कौन से होंगे? आपके झ और फे जो होते हैं वो आगत वर्ण होते हैं। और आगत को याद रखोगे आओ ना से, ठीक है, आओ ना। आप बुलाते हो अपने मेहमानों को अपने घर पे, क्या कहते हो? आओ ना जी, है ना, आओ ना जी। तो चलिए कहते हैं कि जो आगत वर्ण होते हैं ये अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी, इन भाषाओं से आए कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में झ और फ, कहने का मतलब देखो, कहने का मतलब ये है कि अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं से इनको लाया गया है, ठीक है। आगत वर्ण जो होते हैं हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं जी? 2 होते हैं, झ और फ। जब आप यूज़ करते हो झ और फ का, तो शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में जो ये झ और फ होते हैं, यहाँ पे लग जाती है बिंदी। यहाँ पे जैसे बिंदी लगा रखी है ना, यहाँ पे देखो बिंदी लगती है जी शुद्ध उच्चारण करने के लिए, बिल्कुल शुद्ध अगर आप उच्चारण करते हो इन शब्दों का हिंदी में। तो जैसे कि जरा लिखा हुआ है ना, बिंदी है साथ में, जोर लिखा हुआ है, बिंदी लिखी हुई है साथ में, जेबरा है, यहाँ पे बिंदी है, फ़ौरन है, आपको याद कर लेना फ़ौरन क्या है, यहाँ पे जो फ है कौन सी ध्वनि होगा? आगत व्यंजन है ये हमारा। और इसके नीचे क्या लगी हुई है? बिंदी लगी हुई है। रफू है, इसके नीचे क्या है? बिंदी लगी हुई है। आया समझ में? ठीक है। आपका देखो यहाँ पे अगर किसी भी शब्द में बिंदी ना लगी हो तो वो क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा, है ना। और आपका पूछा जाएगा ना, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हैं, ये सारी, इन पे भी आपको फोकस करना है। तो चलिए जी, उसके बाद आते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त कौन से होते हैं जी? ये 2 व्यंजन वर्णों के संयोग से बनते हैं।
दो व्यंजन हैं उनके मिलने से बनेंगे कौन से? संयुक्त। जैसे कि नाम में लिखा हुआ है संयुक्त, मिल रहे हैं आपस में। ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? स्वतंत्र व्यंजन नहीं होते हैं। श जो है क और श से मिलकर बना है। जो त्र होता है वो त और र से मिलकर बना हुआ है। मैंने आपको बताया था पीछे वाली क्लास में, जो ये क है इसके पीछे अगर ये हलंत लगा हुआ है और ये जो क है जहाँ पे हलंत नहीं लगा हुआ, इनका मतलब क्या होता है ना? हलंत क्यों लगाया जाता है बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना? ठीक है, याद होगा आपको इतना तो चलिए जी, जो ये हमारा घ होता है इसका उच्चारण किया जाता है झ और अञ से। श जो होता है इनका उच्चारण किया जाता है श और श प्लस र से मिलकर बनता है श। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये जो टॉपिक है, ये जो आपका पूरा का पूरा चैप्टर है वर्ण व्यवस्था को लेकर, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना फोकस और इतने आराम से मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि यहाँ से आपके 2 या 3 नंबर तो पक्के हैं, लिखवा के ले लो। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना आए ना, फिर मेरे को कह देना कि मैडम क्वेश्चन आए नहीं वर्ण व्यवस्था से। ठीक है जी, ये आपको थोड़ा सा याद कर लेना जी। श बना है क और श से ये आपको ठीक है याद कर लेना। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये कहते हैं कि व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो 2 टाइप से किया गया है। एक तो क्लासिफिकेशन किया गया है आपके स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर। आपका जो स्वर तंत्री है, मतलब कि जब आप बोलते हो तो जब वाइब्रेशन उत्पन्न होती है ना, उनके आधार पे क्या कर रखा है, क्लासिफिकेशन कर रखा है व्यंजनों का। तो स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर अघोष होते हैं और सघोष होते हैं। कितने होते हैं जी? अघोष जिसके आगे अ लगा और घोष होता है, घोष और अघोष ये 2 होते हैं। अघोष क्या होता है? अघोष क्या, थोड़ा मतलब कि देखो ना, घोष का विपरीत क्या है? अघोष है। और इस अघोष को सघोष भी कहते, घोष सघोष भी कहते हैं। उसके बाद कहते हैं जो अघोष होते हैं इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। क्या नहीं होता? कंपन नहीं होता। तो जो आपके ये होते हैं आपके स्पर्श जो व्यंजन होते हैं, है ना, स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है जी? पहला और दूसरा आपका क्या होगा? आपका अघोष कहलाएगा। और सघोष कौन सा होगा? जो बच गया, तीसरा, चौथा और पांचवा, है ना, ये क्या हो जाएंगे? आपके सघोष हो जाएंगे। उसके बाद कहते हैं कि साथ में क्या होगा? ये जो ये है आपके स, श और श, जो उष्म आपके वर्ण हैं श, श और श, ये भी आ जाएंगे कहाँ पे? अघोष के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। और सघोष की मैं बात करूँ तो सघोष में आपके यही आ जाएंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा। अगर फिर महाप्राण और अलप प्राण की बात करें तो महाप्राण इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है ना। अघोष में तो पहला और दूसरा है प्रत्येक वर्ण का, और महाप्राण में दूसरा और चौथा हो जाएगा। बात को समझ रहे हो ना? ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए हैं इसी से रिलेटेड। आपने अगर मॉक टेस्ट वगैरह जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ हिंदी रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड आपने देखे होंगे, तो आपको पता होगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है जी, अब देख लो सघोष क्या होता है। सघोष में क्या होता है? इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के में कंपन होता है। क्या होता है? जिनमें वाइब्रेशन होती है। और कौन कौन सी होती हैं ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि वाइब्रेशन होती है नहीं होती, ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा? पूछा जाएगा कि आपका जो ये झ है, आपका ढ है, ये ध है, ये अघोष व्यंजन है, अघोष है या सघोष है, ऐसे पूछा जाएगा, है ना। तो कहते हैं कि आपका जो प्रत्येक वर्ण का कौन सा तीसरा, चौथा और पांचवा कौन सा है जी? तीसरा, चौथा और पांचवा क्या हो जाएगा? आपका सघोष हो जाएगा। घोष जो आपका अघोष था कौन सा था आपका? बताओ कौन सा था? अभी अभी पढ़ के आए हैं। पहला और दूसरा आपका क्या है? अघोष है। और सघोष कौन सा है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में आपके जो य, र, ल, व है ये भी आपके सघोष में आ जाते हैं। ये जो उष्म जो व्यंजन थे उनका श, श, श और है था ना, उनका जो है उनको धोखा देके कहाँ पे आ गया? सघोष में आ गया, है ना। कहता कि भाई मैं नहीं रहता तुम्हारे साथ, तुम तो मेरे साथ लड़ाई करते हो, इसलिए कहाँ पे आ गया? ये सघोष में आ गया। और क्वेश्चन कहाँ से बनता है? और इससे बनता है से। है पूछ लेते हैं आपका सघोष है, अघोष है, या फिर दोनों ही है, या फिर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है इसको। उसके बाद कहते हैं जी कि आपके प्राण या श्वास जो आप मतलब कि ये जो श्वास है उसके आधार पर कि वायु ज़्यादा निकली है कम निकली है, उसके आधार पर जो है बांटा जाता है अलप प्राण और महाप्राण में। कौन से जी? अलप प्राण और महाप्राण में।
तो अब कहते हैं ये आपका जो अलप प्राण है, इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। जैसा कि नाम में लिख रहा, अलप, अलप का मतलब क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? जोर से बोलो, कम होता है। ठीक है। जैसे कि ये क घ प्रत्येक किसका किसका बताओ, जो आपका जो स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, उनके प्रत्येक वर्ग का क्या हो जाएगा? पहला, तीसरा और पांचवा। क्या हो जाएगा जी? पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा, और साथ में आपका जो य र ल व है, ये हो जाएंगे आपके अलप प्राण, है ना। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, अलप प्राण कौन से होंगे, महाप्राण कौन से होंगे। आपको ऐसे दिक्कत हो जाएगी याद करने में। अगर आप नोट्स बनाओगे ना छोटे छोटे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, तो आप इजीली रिकॉल कर पाओगे इनको। उसके बाद है, देखो आपको ऐसे याद कर लेना, जैसे एक तो होता है हमारा अघोष, और एक ही हमारा अलप प्राण होता है। अलप प्राण, ये दोनों किससे स्टार्ट हो रहे हैं? अ से स्टार्ट हो रहे हैं। अलप प्राण और अघोष और अलप प्राण, ठीक है। और जो हमारा अघोष है वो तो जी पहले दूसरे की बात करता है, और जो हमारा अलप प्राण है वो किसकी बात करता है? बताओ जरा। पहले, तीसरे और पांचवें की, ठीक है, पहले, तीसरे और पांचवें की बात करता है अलप प्राण। उसके बाद महाप्राण क्या होता है जी? इनके उच्चारण में फेफड़ों को, मतलब कि क्या होता है भाई, मेन सीधी सी बात है हमारी, कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और जो चौथा वर्ण है वो हमारा हो जाता है महाप्राण, और साथ में आपके जो उष्म वर्ण होते हैं श, श, श और है, वो आ जाते हैं महाप्राण के अंदर। हाँ जी, हो गया क्लियर ये। तो चलिए देख लेते हैं बलाघात किसको कहते हैं। बलाघात, जैसे कि नाम में, नाम को पढ़ो आप, क्या लिखा हो? बलाघात। बला मतलब कि थोड़ा फोर्स की बात यहाँ पे की है, बल की यहाँ पे बात की गई है। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनता है कि इस एक सेंटेंस दे देंगे आपको और कहेंगे कि इस सेंटेंस में किसके ऊपर मतलब कि बलाघात कौन सा है इसमें से, ऐसे क्वेश्चन बनता है यहाँ से। कहते हैं कि उच्चारण में किसी अक्षर विशेष पर श्वास के दबाव के कारण जो बल आ जाता है उसे बलाघात कहते हैं। मतलब कि जब आप किसी अक्षर विशेष पर बल देते हो तो वो हमारा बलाघात आ जाता है। जैसे कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, पिताजी ने मुझे, देखो यहाँ पे देखो, पिताजी ने मुझे 5 रुपये दिए। अब यहाँ पे बलाघात क्या है? पिताजी है, पिताजी के ऊपर बल दिया गया। पिताजी, बोलो एक बार, पिताजी ने मुझे 5 रुपये दिए। कहने का मतलब क्या है? पिताजी ने दिए हैं, मम्मी ने नहीं दिए, पापा ने, मम्मी ने नहीं दिए, भाई ने नहीं दिए, पड़ोसियों ने नहीं दिए, किसी दोस्त ने नहीं दिए, किसने दिए हैं? पिताजी ने दिए हैं। तो फोर्स किसके ऊपर है? बलाघात कौन है यहाँ पे? पिता, ये ता, इस पे क्या है? ये बलाघात है यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं कि पिताजी ने मुझे 5 रुपये दिए। क्या कहा इन्होंने? पिताजी ने मुझे 5 रुपये दिए। मुझे का मतलब कि मुझे दिए हैं, मेरे भाई बहनों को नहीं दिए हैं, किसी और को नहीं दिए, मुझे ही दिए हैं। यहाँ पे बलाघात किसके ऊपर अब थोड़ा फोर्स किया गया है? मुझे के ऊपर यहाँ पे फोर्स किया गया है। अब कहते हैं पिताजी ने मुझे 5 रुपये दिए। यहाँ पे बल किसके ऊपर लगाया गया है? 5 के ऊपर लगाया है। पिताजी ने मुझे 5 रुपये दिए। देखिए मुझे 5 ही रुपये दिए हैं, ज़्यादा कम नहीं दिए, 10 नहीं दिए हैं, 15 नहीं दिए, 100 नहीं दिए, 200 नहीं दिए, सिर्फ 5 ही रुपये दिए हैं, है ना। तो ये होता है आपका बलाघात। आपको थोड़ा सा डेफिनेशन याद कर लीजिए। उसके बाद कहते हैं कि संगम। देखो अब ना जिनकी हिंदी रीजनल लैंग्वेज भी है उनके लिए तो 20 नंबर हो जाते हैं हिंदी में। तो हमें कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, मतलब कि जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको फिल करना है। हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सब कुछ जो होगा और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन रीजनल हिंदी से रिलेटेड, उनको मैं यहाँ पे कराने वाली हूँ। जो आपके जो PYQ आए, मतलब कि EMRS का तो कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो और जो एग्ज़ाम्स में रीजनल हिंदी पूछी जाती है उनके जो PYQ हैं उनको एनालिसिस करा के मैं ये थ्योरी पढ़ा रही हूँ आपको, ताकि फिर जब हम MCQ और PYQ लगाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में, है ना। तो चलिए देख लेते हैं जी संगम क्या होता है। संगम में क्या होता है? उच्चारण करते समय यह भी ध्यान रखा जाता है कि किन शब्दों में प्रवाह में एक साथ पढ़ना और किन शब्दों में हल्का सा विराम देना है। मतलब समझे यहाँ पे? कहते हैं कि जब आप बोल रहे होते हो ना, तो आपको ये देखना कि आपको हल्का सा थोड़ा सा विराम कहाँ पे देना और कहाँ पे पूरा बोलना है वो, ठीक है। देखो जैसे कहते हैं कि पंकज के पिता का रण में, देखो यहाँ पे देखो, पंकज के पिता का रण में देहांत हो गया। आगे कहता है कि इसी कारण वह, आगे कहता है जी इसी कारण वह आज नहीं आए। क्या कहता है? इसी कारण वह आज नहीं आए।
तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये कारण और ये कारण लिखा तो सेम हुआ है ना, लिखा तो सेम हुआ है ये कारण और ये वाला कारण, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा विराम दे दिया। पंकज के पिता का ऋण में देहांत हो गया, है ना। यहाँ पे कारण और इसके बीच में जब थोड़ा सा इन्होंने गैप दिया, विराम दिया, तो पूरा का पूरा सेंटेंस ही चेंज हो गया। यहाँ पे बोल दिया पिताजी, जो पंकज के पिताजी है ना, उनका ऋण में, उनका युद्ध में जो है वो देहांत हो गया है। और इसी कारण, ये कारण तो सेम है, लेकिन बस क्या इन्होंने इसमें जो का और ऋण में क्या कर दिया, थोड़ा सा क्या कर दिया, बताओ जरा। हाँ, तो इसके साथ क्या होगा, पूरा का पूरा जो हमारा सेंटेंस है वही चेंज हो गया ना, इसी कारण वह आज नहीं आ पाई। तो ये होता है आपका संगम का कॉन्सेप्ट। उसके बाद फटाफट से देख लेते हैं अनुतान। अनुतान में क्या होता है, बोलने में भाव के अनुसार उत्सवों का जो उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह होता है, उसको हम अनुतान कहते हैं। आपका जो आप नॉर्मल स्टेटमेंट बोलो, जैसे कि हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई पर्सन वाचक है, मतलब कि कोई क्वेश्चनिंग वाला है कोई, या फिर सरप्राइजिंग कोई स्टेटमेंट है, उसमें हमारे जो इमोशंस हैं उनमें कैसे उतार चढ़ाव होता है, ये इन्होंने बात की है, और इसको क्या बोलते हैं, अनुतान बोलते हैं। बोलने में भाव के अनुसार जो स्वरों का उतार चढ़ाव या आरोह ऊपर नीचे जो होते हैं उनको हम अनुतान कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल क्या कहते हैं जी, सामान्य कथन है, सॉरी सामान्य जो आपकी नॉर्मल जो स्टेटमेंट है उसमें क्या होगा, जैसे कि आपने बोल दिया अच्छा, अच्छा, हाँ अच्छा, नॉर्मल है ना। उसके बाद कोई क्वेश्चनिंग है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, उसमें बोला अच्छा, है ना, कैसे बोलोगे, अच्छा ऐसा है ना। उसके बाद आश्चर्य वाला सरप्राइजिंग कोई स्टेटमेंट है, उसमें आप कहते हो अच्छा ऐसा हुआ क्या। तो थोड़ा सा जो इमोशन है उनमें फ़र्क हो जाता है। यही था आपका अनुतान का, और आज का हमारा जो टॉपिक भी वो भी यहीं तक है। और आप लोगों को क्या करना है, सजेस्ट करना है आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, या फिर मैं अपने हिसाब से ही पढ़ाए जाऊँ, या फिर आप लोग मुझे सजेस्ट करोगे कि नहीं मैडम ये वाला हमें पढ़ाओ, और इसकी जो वेटेज है वो ज़्यादा है, और इस हिसाब से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सब आप मुझे बताओगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है जी, और कौन से टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए, वो सब आप मुझे बताओगे। तो जी, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। अब वो आप करोगे नहीं, है ना, तो आप सिर्फ इतना ही कर सकते हो, लाइक भी करो और थोड़ा सब्सक्राइब भी करो, जिससे मुझे क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।